रान्या राव के पिता अब लपेटे में आ गए क्योंकि पिताजी डीजीपी स्तर के अधिकारी हैं। ये रान्या की तस्वीर देख रहे हैं। रान्या कई किलो सोने के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ी गई और ये लंबे वक्त से ऐसा कर रही थी, छुपे चोरी तरीके से दुबई से सोना लेकर आ रही थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, रान्या की गिरफ्तारी हुई है। देख रहे हैं, रान्या को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया, जेल भेज दिया रान्या को। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो आप सोना देख रहे हैं, ये लगभग 14 किलो से ज्यादा सोना रान्या के पास से बरामद हुआ था। ये 14 किलो सोना। अगली तस्वीर इनके पिता की मैं आपको दिखाऊं, ये रान्या है, ये है पिता डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं और पिता के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी है। सवाल यह है कि रान्या इतना सोना लेकर दुबई से आ रही थी, क्या डीजीपी पिता को इस बारे में जानकारी नहीं थी? ये रिपोर्ट देखिए। क्या गोल्ड स्मगलिंग के तार कर्नाटक के पुलिस महकमे से जुड़े हैं? क्या गोल्ड स्मगलिंग की जानकारी कर्नाटक के डीजीपी रैंक के अधिकारी को थी? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कर्नाटक के एक बड़े पुलिस अधिकारी से पूछताछ की तैयारी है। खबर है कि कर्नाटक के डीजीपी रैंक के अधिकारी आईपीएस रामचंद्र राव से पूछताछ हो सकती है। उनके साथ संबंध है, कुछ इनके एकदम डायरेक्ट लिंक है कुछ मंत्रियों के साथ। ऐसे भी बहुत ही बड़ी मात्रा में मीडिया रिपोर्ट है। दरअसल आईपीएस रामचंद्र राव अभिनेत्री रान्या राव के पिता हैं। खबर है कि गोल्ड की तस्करी में वो अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करती थी। कर्नाटक पुलिस से स्पेशल प्रोटोकॉल लेती थी जिससे कोई उस पर शक न कर सके। अब देखिए जरा, पिताजी लपेटे में आ गए। क्यों आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर? सोना तस्करी केस में कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि राज्य सरकार ने आईपीएस रामचंद्र राव को जबरन छुट्टी पर भेज दिया है। कर्नाटक सरकार ने राव को छुट्टी पर भेजने का कारण नहीं बताया। खबर है कि आईपीएस रामचंद्र राव से सोना तस्करी केस में पूछताछ भी हो सकती है। रामचंद्र राव डीजीपी रैंक के अधिकारी और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में तैनात हैं। आरोप है कि एक्टर रान्या को एयरपोर्ट पर एक सिपाही हमेशा रिसीव करने आता था, जो किसी आईपीएस को मिलने वाले प्रोटोकॉल के तहत वहां मौजूद होता था। आरोप है कि रान्या को यह प्रोटोकॉल पिता की वजह से मिलता था। खबर है कि प्रोटोकॉल में तैनात सिपाही ने इसे खुद कबूल किया है। सिपाही ने पूछताछ में कहा है कि उसे ऐसा करने के आदेश मिले थे। उसे कहा गया कि जब भी एयरपोर्ट पहुंचे उन्हें रिसीव करना है। सिपाही ने यह भी कहा कि उसे गोल्ड स्मगलिंग की कोई जानकारी नहीं थी। 32 साल की रान्या राव कन्नड़ अभिनेत्री हैं। एक्टर रान्या राव ने कई फिल्मों में काम किया है। पिछले दिनों गोल्ड के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया था। रान्या को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। तब रान्या दुबई से 14 किलो सोने के साथ भारत पहुंची थी। कोर्ट ने रान्या राव को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा इन्हें। डीआरआई, सीबीआई, ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। रान्या को 1 किलो सोने के बदले 1 लाख रुपए मिलते थे। एक ट्रिप में उसे 12 से 13 लाख की कमाई हो जाती थी। 15 दिन में 4 बार दुबई जा चुकी थी, इसलिए शक और बढ़ गया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं प्रहलाद जोशी। 3-4 महीने में जो स्मगल हुआ है, इनके रिपोर्ट के आधार पर बोलना है तो यही 3-4 महीने में ज्यादा हुआ है स्मगलिंग वगैरह। और उनके साथ संबंध है, कुछ इनके एकदम डायरेक्ट लिंक है कुछ मंत्रियों के साथ। ऐसे भी बहुत ही बड़ी मात्रा में मीडिया रिपोर्ट है। उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। सबके लिए केंद्र सरकार, ये तो क्या तरीका है? पहले ठीक तरह से इंक्वायरी करो और उनके किस ब्यूरोक्रेट से संबंध है, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब इंक्वायरी करो। बाद में आपको बोलना है तो बोलो। अभी तो कुछ करते ही नहीं, इंक्वायरी नहीं करते। सबको बीजेपी बोलना, केंद्र सरकार बोलने में क्या मतलब है? इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से ट्रैवल कर रहे तो संबंध किसके साथ है, किस मंत्री के साथ है, इसे आ रहा है ना। और चेक क्यों नहीं किया? कहाँ है? बेंगलुरु में आके अंदर आके सब किया है ना। एक्ट्रेस रान्या ने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट हो रही है, उन्हें थप्पड़ों से मारा जा रहा है। ये सारी शिकायत लेटर बम के जरिए की है उन्होंने। ये रान्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक्टर रान्या राव ने खुद को बेगुनाह बताया है। एक्टर रान्या राव ने अपने पिता को भी बेकसूर बताया है। रान्या ने डीआरआई को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कई आरोप लगाए हैं। रान्या ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे भूखा रखा गया, मेरे साथ मारपीट की गई है, मुझे एक डीआरआई अफसर ने 10-15 थप्पड़ मारे हैं, मुझ पर तस्करी की बात कबूलने का दबाव बनाया गया है, मुझसे जबरदस्ती टाइप किए 50-60 पेज पर दस्तखत कराए गए। डीआरआई अधिकारियों ने करीब 40 खाली पेज पर मेरे साइन कराए। मेरे पास से कोई सोना बरामद नहीं हुआ है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तस्करी किसी और ने की, लेकिन उसे बचाने के लिए मुझे फंसा दिया गया है। हालांकि डीआरआई सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक उसने तस्करी की बात कबूली है। रान्या ने माना है कि वो पहली बार दुबई से सोना लेकर भारत आई थी। उसने पूछताछ में कहा, मेरे पास 2 हफ्ते से फोन आ रहे थे, लेकिन ये फोन कौन कर रहा था मुझे नहीं पता। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट ए पर जाने को कहा गया। उसने मुझे कहा कि वो सफेद गाउन में एयरपोर्ट पर मिलेगा। थोड़ी देर बाद हमें एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट पर मिले। सुरक्षा जांच के बाद उसने मुझे सोने की छड़ें दी। डिलीवरी के तुरंत बाद वो चला गया। सोना प्लास्टिक से ढके 2 पैकेट में था। मैंने एयरपोर्ट पर क्रैप बैंडेज और कैंची खरीदी। एयरपोर्ट के टॉयलेट में सोने की छड़ें शरीर से चिपका ली।
मैंने सोने को अपनी जीन्स और जूतों में छिपा लिया। मैंने YouTube पर वीडियो देखकर यह सब सीखा था। मुझे सोना को बेंगलुरु में डिलीवर करने को कहा गया था। जिसने मुझे सोना दिया वो करीब 6 फीट लंबा और गोरा था। उसके बोलने का लहजा अफ्रीकी और अमरीकी था। मैंने उससे केवल एक बार मिली, उसके बाद मैं उससे नहीं मिली हूं, यह रान्या ने अपनी सफाई में कहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिसका इंतजार था सभी को, सभी भारतीयों को बेसब्री से। वो वक्त आ गया है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जो 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हैं, वो अब आने की तैयारी में है। शिप लेने पहुंच चुका है उन्हें। सुनीता की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये वो ड्रैगन शिप है मस्क का जो रवाना हुआ। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। ये उस वक्त की तस्वीर है। सुनीता को लेने के लिए ये स्पेसक्राफ्ट रवाना हुआ। International Space Station. 1.7 million pounds of thrust now propelling Falcon 9 and Crew 10. We're continuing to get good call-outs on the first stage performance so far. अब देखिए जरा, मस्क का यान जब स्पेस पर पहुंचा है, वो उस वक्त स्पेस स्टेशन तक पहुंचने की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये ड्रैगन यान देख रहे हैं जो जमीन से निकला था और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है और वहां तक नजदीक जाते वक्त की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। स्पेस स्टेशन के पास पहुंच रहा है। और यह देखिए जरा, जिस वक्त ड्रैगन यान की डॉकिंग हुई यानी स्पेस स्टेशन से जुड़ा है, यह उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तरह से स्पेस स्टेशन से जुड़ा जाकर और उसमें जो यात्री सवार थे वो स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। लेकिन जब अंदर गए, सुनीता विलियम्स को पता चला, उसके बाद अंदर की तस्वीरें देखिए जरा। ये जिस वक्त अंदर दाखिल हुए एक एक करके, उनका ग्रैंड वेलकम अंतरिक्ष में भी हुआ है। सुनीता की वापसी के लिए टीम पहुंची है। तालियों से स्वागत किया गया है इन अंतरिक्ष यात्रियों का। सुनीता विलियम्स इंतजार कर रही थी। 9 महीने से सुनीता इंतजार कर रही थी। Followed by Peskov. आइए आपको बताऊं कि कौन पहुंचा है, कैसे ये टीम पहुंची है और सुनीता ने क्या कहा इस टीम के पहुंचने के बाद। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी होगी। मस्क का ड्रैगन यान सफलतापूर्वक स्पेस स्टेशन से जुड़ गया है। 28 घंटे की यात्रा करके ड्रैगन यान स्पेस स्टेशन पहुंचा। सुबह 9:40 पर ड्रैगन स्पेस स्टेशन गया। 11:05 पर स्पेस स्टेशन के गेट खुल गए। ड्रैगन यान में सवार 4 यात्री स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सुनीता विलियम्स खुशी से झूम उठी। सुनीता विलियम्स ने कहा, यह अद्भुत दिन था। हमारे दोस्तों को आते देखना बहुत अच्छा लगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 4 नए अंतरिक्ष यात्री पहुंचे हैं। अमेरिका के 2, जापान का 1 और रूस का 1 अंतरिक्ष यात्री शामिल है। अब इसी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स की वापसी होगी। नए अंतरिक्ष यात्री अगले 3 दिनों तक कामकाज को समझेंगे। उसके बाद सुनीता विलियम्स और विच विलमोर की वापसी हो सकती है। उनके साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी लौटेंगे। अभी 19 मार्च सुनीता विलियम्स की वापसी की तारीख तय है। मौसम और परिस्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। ट्रंप सुनीता विलियम्स और दूसरे यात्रियों की सकुशल वापसी चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इलॉन मस्क को इसकी जिम्मेदारी दी। अब मस्क का सबसे सुरक्षित यान ड्रैगन सुनीता को वापस लाएगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वैज्ञानिक आरसी कपूर। और जो 4 एस्ट्रोनॉट्स इसमें एंड्योरेंस ड्रैगन कैप्सूल में भेजे गए थे वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के अंदर कदम रख चुके हैं और वो जो है पृथ्वी से ग्राउंड कंट्रोल से बात कर रहे हैं और जो भी उनके अपने इंप्रेशंस हैं उसके बारे में बता रहे हैं और उनका अच्छा स्वागत भी हुआ है। मुझे एक तस्वीर जो ग्रुप तस्वीर ली जा रही थी उसमें 11 लोग दिखाई दिए और कुछ ही समय में ये मालूम नहीं है कितने घंटे या दिन, वो तो नासा की तरफ से अनाउंसमेंट होगा कि कब 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वापस इससे ड्रैगन कैप्सूल से वापस पृथ्वी पर उतारे जाएंगे। आइए अब आपको बताऊं, ये तो हो गया ड्रैगन शिप पहुंच गया है सुनीता विलियम्स को लेने, लेकिन लेकर जमीन पर कैसे आएगा ये भी एक बड़ी चुनौती है। इससे पहले देखिए किस तरह से लेकर आया गया है। अंतरिक्ष से पैराशूट देख रहे हैं आप, इस तरह के पैराशूट के जरिए आएगा। जैसे ही वायुमंडल में आएगा ये पैराशूट खुल जाएंगे और उसके बाद इन पैराशूट के जरिए धीरे धीरे नीचे आएगा। और ये देखिए इससे पहले 15 सितंबर 2024 को ड्रैगन यान की समंदर में लैंडिंग हुई थी इस तरह से। 200 embraced. Bracing for splashdown. That will be the final call we hear from Jared until contact with the ocean surface. And there you can see. Surface copy, easy splash. 200 embraced. Brace. तो अब इसी तरह से सुनीता विलियम्स को भी लेकर आएगा ये ड्रैगन शिप। देखिए जरा कैसे, ठीक इस तरह से ये ड्रैगन शिप आएगा और ये समंदर में उतरेगा।
सुनीता की धरती पर वापसी की तैयारी पूरी हो गई है। 19 मार्च को सुनीता ड्रैगन यान से स्पेस स्टेशन रवाना होंगी, स्पेस स्टेशन से आएंगी और 28 से 30 घंटे का सफर तय करके यान वायुमंडल में एंट्री करेगा और वायुमंडल में स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसके बाद ड्रैगन यान को मैक्सिको की खाड़ी में उतारा जाएगा, जहां पैराशूट की मदद से यान की लैंडिंग कराई जाएगी। लैंडिंग के वक्त रेस्क्यू टीम अलर्ट पर रहती है। रेस्क्यू टीम यान को सकुशल बाहर निकालेगी और फिर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाएगा। मस्क का ड्रैगन यान सुरक्षित अंतरिक्ष यात्राएं करा चुका है। 15 सितंबर 2024 को 4 यात्री अंतरिक्ष की सफल यात्रा से लौट चुके हैं। अब उसी यान से सुनीता और 3 अन्य यात्रियों को लाने की तैयारी है। भारत समेत पूरी दुनिया सुनीता की सकुशल वापसी चाहती है और इसी तरह से सुनीता वापस उतरेंगी। 19 मार्च की तारीख तय हुई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल से क्या कुछ कहा है। 3 घंटे का प्रधानमंत्री का इंटरव्यू, 3 घंटे लंबा, पहली बार शायद इतना लंबा इंटरव्यू प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर सवाल का जवाब बेबाक तरीके से दिया है। इस इंटरव्यू के कुछ अंश हम आपके लिए लाए, वो सुनिए जरा। हिंदुस्तान न आंख झुका के बात करेगा न आंख उठा के बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आंख में आंख मिला के बात करेगा। मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुरा भला कहना, ये न मेरे संस्कृति के संस्कार है, न मेरी सांस्कृतिक परंपरा है। और हम तो मानते हैं कि भाई पूरी मानव जात का कल्याण हो। भारत में तो जय जगत की कल्पना रही है, विश्व बंधुत्व की कल्पना रही है, वसुधैव कुटुंबकम को विचार लेकर के हम सदियों से पहले हम पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कल्पना करने वाले लोग रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है, क्योंकि ये बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं, हम समन्वय के पक्ष के हैं। न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं, न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं, हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं। और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। जो लोग मुझे 2013 में सवाल पूछते थे कि मोदी की विदेश नीति क्या होगी, उन सबने जब ये सुना कि मोदी ने सार्क देशों के सभी नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया तो चौंक गए थे। और इस निर्णय के इस प्रक्रिया जो हुई थी उसके संबंध में हमारे वो उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने अपनी किताब में जो संस्मरण लिखे हैं उसमें इस घटना का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। और सचमुच में भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी आत्मविश्वास से भरी है उसके दर्शन हो चुके थे। और भारत शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है उसका संदेश दुनिया के सामने साफ साफ गया था, लेकिन परिणाम सही नहीं मिले। अब जैसे हमारा ह्यूस्टन में कार्यक्रम था हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूं, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया। फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में लिए इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना तो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। मेरा और उनको बीच में जानने वाला कोई व्यक्ति उनको मिलता था 3-4 साल में नहीं तो 50 बार उन्होंने कहा होगा मोदी इज माय फ्रेंड, कन्वे माय रिगार्ड्स। नॉर्मल ये बहुत कम होता है, यानी हम एक प्रकार से फिजिकली भले न मिले लेकिन हमारे बीच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट संवाद या निकटता या विश्वास ये अटूट रहा है। चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स है कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था।
इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत रहा, भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये हमारा जहां तक डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है, ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है।